चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, वर्णमाला, सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जी, इसका मतलब साफ है कि आज का हमारा विषय वर्णमाला है, और वो भी खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। तो सबसे पहली बात, भाषा शब्द। परीक्षा तथ्य कहता है कि ये संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब भाषा की बुनियादी बोलने में है, भाष यानी बोलना। और भाषा की संरचना की बात करें तो इसमें कई स्तर हैं, वर्ण या ध्वनि, फिर अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। हाँ, ये एक तरह से भाषा के बनने का पूरा क्रम है, सबसे छोटी इकाई से शुरू होकर। तो सबसे छोटी इकाई हुई वर्ण, मतलब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो ध्वनि है, और जब उसी ध्वनि को लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक व्यवस्थित समूह। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ण कहीं भी रख दिया, उसका एक तय क्रम है। अच्छा, तो यहाँ एक और परीक्षा तथ्य है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, जबकि मौखिक इकाई ध्वनि है। ये बहुत जरूरी है याद रखना, परीक्षा में अक्सर ये सवाल उलझा देता है। मौखिक मतलब ध्वनि और लिखित मतलब वर्ण। अब आते हैं वर्णों की संख्या पर। यहाँ पर उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। जी, इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन शामिल हैं। ये वो संख्या है जो हम आमतौर पर बोलते समय इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर ये संख्या 52 हो जाती है। हाँ, क्योंकि लिखने में कुछ और वर्ण जुड़ जाते हैं, तो इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन गिने जाते हैं। तो परीक्षा के लिए जो मुख्य तथ्य है वो ये है कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। बिल्कुल, ये दोनों आंकड़े याद रखने बहुत जरूरी हैं, 45 और 52। चलिए अब स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। पहला आधार है मात्रा या काल के आधार पर। मतलब कि किसी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है। तो इसमें पहला है ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, अ, ई, उ और री। जी, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, बस एक मात्रा का समय लगता है। और दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। इसमें ह्रस्व से अधिक समय लगता है। हाँ, इसमें दुगना समय लगता है, ऐसा कह सकते हैं। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अच्छा, और एक तीसरा प्रकार भी है, प्लुत स्वर। हाँ, प्लुत स्वर। इसमें सबसे अधिक समय लगता है। जैसे राम को लंबा खींचकर बोलना, रा रम। बिल्कुल, जब किसी को पुकारना हो या किसी संवाद में भाव दिखाना हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। आजकल लिखने में कम दिखता है, पर बोलने में खूब इस्तेमाल होता है। जी, अक्सर किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में। सही। अब स्वरों का दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ये बहुत दिलचस्प है कि हमारी जीभ का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है। तो पहला है अग्र स्वर। इसमें ई, ए और ए आते हैं। आप बोलकर महसूस कर सकते हैं, ई जीभ का अगला हिस्सा, मतलब नोक के पास वाला हिस्सा ज्यादा सक्रिय है। और फिर है मध्य स्वर। इसमें सिर्फ अ है। हाँ, अ बोलते समय जीभ लगभग बीच में रहती है अपनी सामान्य अवस्था में, इसीलिए ये अकेला मध्य स्वर है। और पश्च स्वर। इसमें आ, उ, ओ, और औ है। जी, इन सब के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है। आ, उ आप महसूस कर सकते हैं। परीक्षा के लिए एक जरूरी बात, अ एक मध्य स्वर है, यह अक्सर पूछा जाता है। जी, ये सवाल कई बार आया है। अ एक मध्य स्वर है। स्वरों का अगला वर्गीकरण है मुख द्वार, यानी मुंह के खुलने के आधार पर। कि स्वर बोलते समय हमारा मुंह कितना खुलता है। इसमें पहला है विवृत, यानी ओपन। इसमें सिर्फ आ आता है। हाँ, आ बोलते समय मुंह पूरा खुल जाता है। फिर है अर्धविवृत, यानी हाफ ओपन। इसमें अ, ए, औ है। मतलब मुंह आधा खुला रहता है, आ से कम। और फिर अर्ध संवृत, यानी हाफ क्लोज्ड, ए और ओ। इसमें मुंह आधा बंद रहता है। और आखिर में संवृत, यानी क्लोज। इसमें ई, उ आते हैं। जी, ई बोलते समय मुंह लगभग बंद ही रहता है। तो विवृत स्वर केवल एक ही है, आ। ये ध्यान रखना है, ओपन वावल सिर्फ आ है। अब देखते हैं ओठों की स्थिति और हवा के निकास के आधार पर वर्गीकरण। जी, पहला है ओठों की स्थिति, यानी लिप पोजीशन। इसमें पहला है वृत्तमुखी। उ, ओ, औ। वृत्तमुखी मतलब जिनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं, वृत्त जैसे। और दूसरा है अवृत्तमुखी। अ, आ, ई, ए। इसमें होंठ गोल नहीं होते, बल्कि सामान्य या फैले हुए रहते हैं। अब हवा के निकास के आधार पर पहला है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक यानी ओरल। इसमें हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ। और दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब नेजलाइज्ड। इसमें हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जैसे आ, यानी चंद्र बिंदु वाले स्वर। अच्छा, और परीक्षा के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण होते हैं। जी, ये एक नियम जैसा है। हर स्वर में कंपन होता है, इसलिए वो सघोष है, और हर स्वर को बोलने में कम हवा लगती है, इसलिए वो अल्पप्राण है। इसे हम आगे और समझेंगे। चलिए अब व्यंजनों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हैं। क वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, क, ख, ग, घ, ङ। हाँ, आवाज सीधे गले से आती है। फिर च वर्ग, उच्चारण स्थान तालु।
च छ ज झ ञ। जीभ ऊपर तालु को छूती है। ट वर्ग उच्चारण स्थान मूर्धा, ट ठ ड ढ ण। इसमें जीभ मुड़कर कठोर तालु को छूती है। फिर त वर्ग उच्चारण स्थान दंत, त थ द ध न। यहाँ जीभ दांतों को स्पर्श करती है। और आखिर में प वर्ग उच्चारण स्थान ओष्ठ, प फ ब भ म। इसमें दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं। यह पूरा क्रम गले से होठों तक का है। तो परीक्षा तथ्य ये है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है, क से म तक। जी, 5 वर्ग और हर वर्ग में 5 व्यंजन, कुल 25। अब आते हैं अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों पर। जी, अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। इन्हें स्वरों और व्यंजनों के बीच की ध्वनि कहा गया है। हाँ, अंतस्थ का मतलब ही है बीच में स्थित। इनके उच्चारण में जीभ पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, इसलिए इनमें एक प्रवाह होता है, स्वरों जैसा। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है श, श, स, ह। ऊष्म मतलब गर्म। इनको बोलते समय हवा मुंह में घर्षण के साथ निकलती है, जिससे एक गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म कहते हैं। यहाँ एक फैक्ट बॉक्स है, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जी, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरह से स्वरों से ही बने हैं, इसलिए इन्हें सेमी वॉवल्स या अर्ध स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त यानी जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। क्ष बना है क और श से, जी। आधा क और पूरा श। ट बना है त और र से। आधा त और पूरा र। ज्ञ बना है ज और य से। ये अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, ये ज और य का मेल है। और श्र बना है श और र से। जी, आधा श और पूरा र। तो परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी बात, शब्दकोश में क्ष का क्रम क के बाद आता है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी शुरुआत क से होती है, तो क्षमा शब्द ढूंढने के लिए क वाले सेक्शन में ही देखना होगा, ख से पहले। अब कुछ अन्य वर्ण देखते हैं, अयोगवाह और द्विगुण। जी, अयोगवाह में आते हैं अनुस्वार यानी अंग और विसर्ग यानी अह। इन्हें कहा गया है कि ये न तो पूर्ण स्वर है न व्यंजन। हाँ, अयोगवाह का मतलब ही है जो योग न होने पर भी साथ चले। ये हमेशा किसी स्वर के सहारे ही आते हैं। और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ और ढ। इनकी खासियत यह है कि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे सड़क, पढ़ाई। परीक्षा तथ्य, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है और इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। जी, जैसे अतः, प्रायः। ये ज्यादातर संस्कृत से आए शब्दों में ही मिलता है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण पर, वायु प्रक्षेप के आधार पर, यानी सांस या हवा की मात्रा के आधार पर। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, जिनमें कम हवा निकलती है। इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। जी। 1, 3, 5 प्लस य, र, ल, व। इनको बोलने में कम सांस लगती है। और महाप्राण, जिनमें अधिक हवा निकलती है। इसमें हर वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर और सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं। हाँ, 2 और 4 प्लस श, श, स, ह। आप हाथ मुंह के आगे रखकर क और ख बोलकर इसका अंतर महसूस कर सकते हैं। ख में ज्यादा हवा निकलती है। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि सभी स्वर अल्प प्राण माने जाते हैं। जी, ये एक नियम है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अगला वर्गीकरण है गूंज या तारत्व के आधार पर अघोष और सघोष। घोष का मतलब है कंपन या गूंज, तो ये वर्गीकरण स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन पर आधारित है। अघोष, जिनमें गूंज नहीं होती। इसमें हर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर और श, श, स आते हैं। जी। 1, 2 प्लस 3 स वाले व्यंजन, इनके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता। और सघोष, जिनमें गूंज होती है। इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, सभी अंतस्थ, ह और सभी स्वर आते हैं। हाँ, 3, 4, 5 प्लस य, र, ल, व, ह और सारे स्वर, इनके उच्चारण में गले में एक कंपन महसूस होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन ह सघोष है, जबकि श, श, स अघोष है। बिल्कुल, ये ऊष्म व्यंजनों में एक अपवाद जैसा है। ह सघोष है, बाकी 3 अघोष। अब जल्दी से सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को दोहरा लेते हैं। जी। कंठ्य यानी गले से स्वर हैं अ, आ और व्यंजन है क वर्ग, ह और विसर्ग। ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य यानी तालु से स्वर हैं ई, ई और व्यंजन है चवर्ग, य और श। जीभ और तालु के स्पर्श से। और इसके लिए एक सूत्र भी है, इचु यशानाम तालु। हाँ, संस्कृत व्याकरण का सूत्र है जिससे याद रखने में आसानी होती है। अगला है मूर्धन्य। इसमें री, टवर्ग, र और श आते हैं। जीभ मुड़कर मूर्धा को छूती है। फिर है दंत्य, इसमें त वर्ग, ल और स है। ये दांतों की मदद से बोले जाते हैं। और ओष्ठ्य, स्वर है उ, ऊ और व्यंजन है प वर्ग। इनके उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। परीक्षा के लिए एक तथ्य, ल और स का उच्चारण स्थान दंत्य माना जाता है। जी, ये दोनों दंत्य ध्वनियां हैं। अब कुछ विशिष्ट उच्चारण स्थान जो 2 जगहों के मेल से बनते हैं। हाँ, कंबाइंड आर्टिकुलेशन। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु, ए और ए। जी, क्योंकि ए बनता है अ और ई से, अ कंठ्य है और ई तालव्य। फिर है कंठोष्ठ्य यानी कंठ और होंठ, ओ और औ। हाँ, ओ बनता है अ और ऊ से, अ कंठ्य है और ऊ ओष्ठ्य। और एक बहुत खास दंतोष्ठ्य यानी दांत और होंठ, सिर्फ व। जी, व के उच्चारण में निचले होंठ और ऊपरी दांत का इस्तेमाल होता है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। और नासिक के व्यंजन ग, ञ, ड़, न, म। ये पांचों हर वर्ग के अंतिम अक्षर हैं।
इनके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है। तो फैक्ट बॉक्स भी यही कहता है कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल, ये बहुत ही आम सवाल है। अब कुछ और विशिष्ट वर्ण तथ्य देखते हैं। जी। लुंठित या प्रकंपी व्यंजन र। हाँ, र बोलते समय जीभ तालू पर कांपती है या लुढ़कती है, इसीलिए इसे लुंठित कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन ल। ल बोलते समय हवा जीभ के बगल से यानी पार्श्व से निकलती है, इसलिए ये पार्श्विक है। और एक है काकल्य ह। ह की ध्वनि सीधे कंठ के भीतर से काकल्य से आती है, इसलिए इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो परीक्षा के लिए र को लुंठित और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ये याद रखना है। जी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं आगत ध्वनियों की, जो दूसरी भाषाओं से आई हैं। हाँ, फॉरेन साउंड्स। अरबी फारसी से क, ख, ग, ज, फ। इनके नीचे नुक्ता लगता है। जी, नुक्ता लगने से इनका उच्चारण बदल जाता है। जैसे ज और ज में फर्क है। उदाहरण दिया है सजा और सजा का। हाँ, सजा मतलब दंग और सजा मतलब सजावट। अर्थ ही बदल गया। बिल्कुल। और अंग्रेजी से औ की ध्वनि आई है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। जी, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसे अंग्रेजी के शब्दों के लिए अपनाया गया है। तो फैक्ट ये है कि औ ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में ग्रहण की गई है। सही। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक, शब्दकोश देखने का तरीका। डिक्शनरी में शब्दों का क्रम कैसे होता है? क्रम इस तरह है, सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द आते हैं, फिर विसर्ग वाले, फिर सामान्य स्वर। हाँ, मतलब कंगन शब्द कमल से पहले आएगा। और व्यंजनों में क के ठीक बाद क्ष आता है और फिर ख। जी, क्योंकि क्ष जो है वो क और श से बना है। इसी तरह त्र आता है त के बाद और ज्ञ आता है ज के बाद। ये संयुक्त व्यंजनों का नियम है। उन्हें उनके पहले अक्षर के ठीक बाद ढूंढा जाता है। तो परीक्षा का मुख्य तथ्य यही है कि शब्दकोश में क्ष को ढूंढने के लिए क वाले खाने में देखना होगा। बिल्कुल सही। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का एक सार देख लेते हैं। जी, एक क्विक रिकैप। हिंदी में कुल वर्ण है 52, स्पर्श व्यंजन है 25, जी। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व, और उष्म व्यंजन भी 4 है, श, श, स, ह। सही। और संयुक्त व्यंजन भी 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, श। ये मुख्य संख्याएं हैं जो याद रहनी चाहिए। तो अंत में सफलता का मूल मंत्र क्या है? वर्णों के भेद और उच्चारण स्थान को याद रखें। बिल्कुल, और शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध वर्तनी का आधार है। अगर हम बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही। यही हिंदी की वैज्ञानिकता है। वर्तनी शुद्धि मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स। बिल्कुल, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां आते हुए नंबर कट जाते हैं। हाँ, आज हम इन्हीं नोट्स के आधार पर हिंदी वर्तनी के कुछ सबसे जरूरी नियम, आम गलतियां और उन्हें सुधारने के तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ सही और गलत शब्द रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक समझना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्तनी आखिर है क्या। यहाँ लिखा है लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। सही, इसका मतलब है एक तरह से लिखने का तरीका। ओके, और हिंदी में ये तरीका बाकी भाषाओं से थोड़ा अलग है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ जैसा बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है। ये हिंदी की खूबी भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। हाँ, इसका मतलब है कि सारी गड़बड़ की जड़ हमारे बोलने के तरीके में ही छिपी है। ज्यादातर मामलों में। हाँ, देखिए, वर्तनी का सीधा रिश्ता उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन से है। अगर कोई आकाश को आकाश बोलेगा तो बहुत मुमकिन है कि वो लिखेगा भी आकाश ही। सही बात है। इसीलिए सही लिखने की पहली शर्त है सही बोलना। तो चलिए इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर कुछ आम गलतियों को देखते हैं। शुरुआत स्वरों से करते हैं। हाँ, खासतौर पर अ और आ से जुड़ी अशुद्धियों से। ठीक है। ये सबसे आम गलती है जहां लोग आ की मात्रा लगाना ही भूल जाते हैं। जैसे नोट्स में पहला ही उदाहरण दिया है आकाश का, जो कि गलत है। हाँ, सही शब्द है आकाश। इसी तरह आगामी नहीं आगामी होता है। एक और शब्द है अजमाइश, जबकि सही शब्द है आजमाइश। पर एक शब्द है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों को फंसाता है, संसारिक की मात्रा नहीं है, फिर सांसारिक में क्यों आ जाती है? बहुत अच्छा सवाल। ये एक बहुत काम के नियम की वजह से होता है। क्या नियम है? जब किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय मतलब सफिक्स जुड़ता है तो वो शब्द के पहले स्वर को अक्सर दीर्घ यानी लंबा कर देता है। अच्छा, जैसे संसार में एक जुड़ा तो स का सा हो गया। सांसारिक। बिल्कुल। इसी तरह समाज से सामाजिक बनता है और इतिहास से ऐतिहासिक। अरे वाह, ये तो एक नियम से कई शब्द सुधर गए। चलिए अब ई और ई की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, छोटी ई और बड़ी ई की मात्राएं अक्सर एक दूसरे की जगह ले लेती हैं। सबसे क्लासिक उदाहरण है आशीर्वाद। सुनने में तो सही लगता है, पर ये गलत है। हाँ, सही शब्द तो आशीर्वाद है जिसमें श पर बड़ी की मात्रा होती है। पर मुझे एक और कंफ्यूजन होता है। क्या? ये जो ऊपर र लगता है जिसे रेफ कहते हैं, ये व के ऊपर ही क्यों लगता है, श के ऊपर क्यों नहीं? ये सवाल ही इस शब्द की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाता है। इसका नियम है कि जिस अक्षर पे लगा होता है इसका उच्चारण हमेशा उससे ठीक पहले होता है। अच्छा, तो शब्द को धीरे धीरे बोलकर देखिए। आशीर्वाद। आशीर्वाद। हाँ, र की आवाज व से ठीक पहले आ रही है, इसीलिए ये व के ऊपर लगेगा। कमाल है, ये तो बहुत आसान हो गया समझना। इसी तरह निरीक्षण गलत है, सही है निरीक्षण। और पत्नी नहीं बल्कि पत्नी होता है। सही। अब ऊ और ऊ की बात करते हैं। यहाँ भी वही छोटी और बड़ी मात्रा का खेल है। जैसे उधम नहीं ऊधम, तूफान नहीं तूफान, और दूसरा नहीं दूसरा।
इन नोट्स में र में मात्रा लगाने के तरीके पर एक खास पॉइंट दिया है, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जब र में छोटा ऊ लगता है तो रू बनता है, जिसमें मात्रा बस र से जुड़कर मुड़ जाती है। जैसे रुपया में। बिल्कुल। लेकिन जब बड़ा ऊ लगता है तो रू बनता है, जिसमें एक छोटा सा गोला या घुंडी बनाकर मात्रा लगाई जाती है, जैसे रूप में। अच्छा, तो रुपया और शुरू में छोटा ऊ लगता है और अमरूद और रूप में बड़ा ऊ। सही। एक और शब्द दिया है यहाँ, अनुदित, जिसे गलत बताया गया। हाँ, सही शब्द है अनुदित, जिसका अर्थ होता है ट्रांसलेटेड। इसमें न पर बड़े ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, स्वरों के बाद अब आते हैं री और र के अंतर पर। ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जैसे शब्द है अनुग्रहित। ज्यादातर लोग इसे अनुग्रहित लिखते हैं, ग में र लगाकर, लेकिन यह गलत है। तो सही क्या है? शुद्ध शब्द है अनुग्रहित। ग के नीचे जो लगा है वो र नहीं, बल्कि री स्वर की मात्रा है। इसका उच्चारण री जैसा होता है। तो गृह यानी घर वाला गृह। बिल्कुल। इसी तरह तृतीय नहीं तृतीय होता है, और पैतृक नहीं बल्कि पैतृक होता है। बिल्कुल। और नोट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि अनुग्रहित वर्तनी की शुद्धि के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। अच्छा, क्योंकि परीक्षक यही देखना चाहता है कि आपको र और री का अंतर पता है या नहीं। अब आते हैं संयुक्त स्वरों पर, ए और ए और ओ और औ। जैसे सैनिक गलत है, सही शब्द है सैनिक। अलौकिक नहीं अलौकिक। हाँ, यहाँ एक बहुत ही आम गलती वाला शब्द दिया है, त्योहार। लोग दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए अक्सर त्योहार लिख देते हैं। हाँ, दो मात्राओं के साथ। जबकि वो गलत है। सही शब्द है त्योहार, सिर्फ एक मात्रा के साथ। ये तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इसीलिए इसे याद रखना जरूरी है। त्योहार में हमेशा एक ही मात्रा लगती है। अब बात करते हैं बिंदु और चंद्रबिंदु की, यानी अनुस्वार और अनुनासिक। मुझे लगता था कि ये बस डिजाइन का फर्क है। नहीं नहीं, ये डिजाइन नहीं, ध्वनि का फर्क है। नोट्स में एक डायग्राम से समझाया गया है कि अनुस्वार मतलब बिंदु का उच्चारण करते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है, जैसे अंगूर या कंगन में। सही। और चंद्रबिंदु में? चंद्रबिंदु जिसे अनुनासिक कहते हैं, उसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है। अच्छा, दोनों से? हाँ, जैसे आंख, गांव, सांस। आप बोलकर महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आंख पर बिंदी लगाना गलत है। सही शब्द आंख है। इसी तरह उंगली नहीं अंगुली, गांधी नहीं गांधी, और दांत नहीं दांत होता है। अच्छा, तो अगर ध्वनि में नाक के साथ मुंह का भी रोल है तो चंद्रबिंदु लगेगा। अब समझ आया कि महंगा और सांझ में चंद्रबिंदु क्यों लगता है। बिल्कुल। अब आते हैं विसर्ग पर, जिसे लोग अक्सर खाना ही भूल जाते हैं। हाँ, जैसे दुख शब्द, ज्यादातर लोग इसे बिना विसर्ग के लिखते हैं। जबकि शुद्ध वर्तनी दुख है, दु और ख के बीच में विसर्ग के साथ। इसी तरह प्रातःकाल नहीं प्रातःकाल होता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प संधि का नियम दिया है। निहा प्लस रोग मिलकर निरोग बन जाता है। अरे, यहाँ तो विसर्ग गायब ही हो गया और ना पर मात्रा भी बड़ी हो गई। हाँ, ये विसर्ग संधि का एक खास नियम है। जब विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग हट जाता है और अपने से पहले वाले छोटे स्वर को बड़ा कर देता है। अच्छा, तो न्या का नी बन गया। जी, निहा प्लस रस से नीरस भी ऐसे ही बनता है। चलिए, स्वरों के बाद अब कुछ व्यंजनों की गलतियों पर आते हैं। छ और क्ष का कंफ्यूजन, जैसे क्षत्रिय या क्षत्रिय। शुद्ध शब्द क्षत्रिय है, क्ष के साथ। ये क और श से मिलकर बना एक संयुक्त व्यंजन है। छ एक अलग व्यंजन है। तो लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण होता है। हाँ, और नक्षत्र नहीं नक्षत्र। एक और जोड़ी है ज और य की। बोलचाल में कई लोग यमुना नदी को जमुना कहते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन लिखने में ये अशुद्धि मानी जाएगी। तो शुद्ध शब्द यमुना ही है। जी, इसी तरह जोग की जगह शुद्ध तत्सम शब्द योग है। ठीक है। अब एक और मुश्किल ग्रुप है, ट ठ ड ढ। यहां भी बहुत गलतियां होती हैं, जैसे कनिष्ठ या कनिष्ठ। अंत में ठ आता है। सही शब्द है कनिष्ठ, जिसका अर्थ है छोटा। और चेष्टा नहीं चेष्टा होता है। और एक शब्द इसने मुझे हमेशा परेशान किया है, वो है मिठाई की दुकान पर लिखा मिष्ठान भंडार। और वो लगभग हमेशा गलत लिखा होता है। हाँ, नोट्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सही शब्द मिष्टान्न है, मिष्ठान नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों की संधि से बना है। मिष्ट जिसका अर्थ है मीठा और अन्न। मिष्ट प्लस अन्न। हाँ, तो संधि में मिष्ट का ट और अन्न का अन्न जुड़कर मिष्टान्न बनता है। तो याद रखिए, ठ नहीं ट आएगा और दो ना आएंगे। ये तो बहुत काम की जानकारी है। अगली बार मिठाई की दुकान पर ध्यान दूंगा। जरूर। अब आते हैं ब और व के अंतर पर। वनस्पति या वनस्पति। वनस्पति व से। इन दोनों का उच्चारण बहुत करीब है, इसलिए लिखने में गलती होती है। व्यापार नहीं व्यापार होता है। सही। और विधिवत नहीं विधिवत होता है। नोट्स में वन और बाण का चित्र भी दिया है। वन मतलब जंगल और बाण मतलब तीर। हाँ, उच्चारण की जरा सी गलती से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए वाणी यानी वॉइस में व है और बात यानी टॉक में ब है। दोनों अलग हैं। अब आते हैं उस तिकड़ी पर जो सबसे ज्यादा उलझाती है, श, श और स। हाँ, इन तीनों के उच्चारण में सूक्ष्म अंतर है। जैसे प्रशंसा में पहला श तालव्य है और आखिरी स दंत्य। इसे प्रशंसा लिखना गलत है।
यहाँ एक शब्द है अंतर्ध्यान। मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। हम हमेशा यही तो बोलते हैं कि वो अंतर्ध्यान हो गए। और यही सबसे बड़ी आम गलतफहमी है। अच्छा, शुद्ध शब्द अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान है। इसका ध्यान यानी मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मतलब क्या इसका? अंतर्धान का मतलब ही है अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना। बाप रे, ये तो आज पता चला है। मतलब मैं हमेशा गलत बोलता और लिखता आया हूँ। बहुत लोग करते हैं। दुष्कर्म भी गलत है, सही दुष्कर्म है श के साथ। जी, और अभिषेक शब्द में भी संधि के नियम से अभि प्लस सेक का स श में बदल जाता है। ठीक है। अब तक हमने बहुत सारे नियम और उदाहरण देखे, लेकिन अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। कौन सा? परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण शब्द। अगर किसी को सिर्फ मुट्ठी भर शब्द याद करने हो तो वो कौन से होंगे? ये बिल्कुल सही सवाल है। नोट्स में ऐसे शब्दों की एक मास्टर लिस्ट दी गई है। चलिए, इन्हें परीक्षा के 5 महारथी कहते हैं। अच्छा, 5 महारथी। पहला है कवयित्री। पुरुष कवि होता है, पर महिला कविंजी या कवयित्री नहीं, कवयित्री होती है। ये यूपीपीसीएस का पसंदीदा प्रश्न बताया गया है। हाँ, बहुत बार आता है। दूसरा महारथी उज्ज्वल, जिसका अर्थ है प्रकाशित। इसे याद रखने का तरीका है कि इसे चमकने के लिए 2 आधे ज रूपी दियों की जरूरत है। तो उज्ज्वल में ज और ज 2 बार आधा आता है। तीसरा है ज्योत्सना यानी चांदनी। इसमें आधा त और आधा स एक साथ आते हैं। ये लिखने में थोड़ा मुश्किल है। चौथा है पूजनीय। लोग अक्सर पूज्य और पूजनीय को मिला के पूजनीय बना देते हैं, जो कि गलत है। मतलब या तो पूज्य कहिए या फिर पूजनीय। दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं लगते। और 5वां महारथी कौन है? एक बहुत ही अनोखा शब्द है सन्यासी। ये हिंदी का शायद इकलौता ऐसा शब्द है जिसमें अनुस्वार मतलब बिंदु और आधा न दोनों एक साथ आते हैं। सन के ऊपर बिंदु भी है और फिर आधा न भी। जी। एक और शब्द जो इस लिस्ट में होना चाहिए वो है श्रृंगार। इसमें अक्सर लोग श्र लिखकर नीचे री की मात्रा भी लगा देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। श्रृंगार में सिर्फ श के नीचे री की मात्रा लगती है, उसमें र का डंडा नहीं लगता। और एक बोनस शब्द हिरण्यकशिपु। हम कहानियों में हमेशा हिरण्यकश्यप सुनते आए हैं, पर वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है हिरण्यकश्यपु। ये तो सच में आंखें खोलने वाली जानकारी है। चलिए अब जल्दी से एक आखिरी नियम देखते हैं, हलंत का प्रयोग। ये छोटा सा निशान कब लगाना होता है? नियम ये है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और उनका अंतिम अक्षर स्वर रहित यानी आधा है, तो उसे दिखाने के लिए हलंत लगाना अनिवार्य है। जैसे विद्वान, महान, साक्षात, भविष्यत। मतलब श्रीमान लिखने के बाद न के नीचे हलंत लगाना व्याकरण की दृष्टि से सही है। बिल्कुल सही। इससे पता चलता है कि अंतिम न में अ का स्वर शामिल नहीं है। ठीक है, अब जब इतने नियम सीख लिए हैं तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। मैं श्रोताओं के लिए एक प्रश्न पढ़ता हूं। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। विकल्प है ए उन्नति, बी उन्नति, सी उन्नति और डी उन्नति। इसका सही उत्तर है डी उन्नति। उत प्लस नति की संधि से उन्नति बनता है, जिसमें 2 न होते हैं और त पर छोटी ई की मात्रा होती है। बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल, लेकिन इस बार आपको अशुद्ध यानी गलत वर्तनी वाला शब्द चुनना है। ठीक है। विकल्प हैं ए दृश्य, बी ऐतिहासिक, सी वाल्मीकि और डी आधीन। इसमें दृश्य, ऐतिहासिक और वाल्मीकि तीनों शुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द है डी आधीन। अच्छा। सही शब्द आधीन नहीं बल्कि अधीन होता है। जैसे भारत अब किसी के अधीन नहीं है। तो आज हमने वर्तनी की कई गुत्थियां सुलझाई। अंत में सफलता के 3 मूल मंत्र दिए गए हैं। पहला, अपना उच्चारण सुधारें, सबसे जरूरी। दूसरा, जिन शब्दों में गलती हो उन्हें लिखकर अभ्यास करें, और तीसरा, संयुक्त अक्षरों पर खास ध्यान दें। इन तरीकों से वर्तनी पर पकड़ मजबूत की जा सकती है, क्योंकि भाषा की सुंदरता उसकी शुद्धता में ही है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। हिंदी व्याकरण अध्याय परिचय। इसका मतलब है कि हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतरने वाले हैं, और विषय है संधि, द साइंस ऑफ जॉइनिंग लेटर्स, यानी अक्षरों को जोड़ने का विज्ञान। और हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे। हमारे पास है संपूर्ण नियम, अपवाद और सबसे जरूरी परीक्षा में काम आने वाली ट्रिक्स। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा परीक्षा तथ्य। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल या समझौता, मीटिंग और अग्रीमेंट। मेल या समझौता, ये तो दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले इसी की परिभाषा को समझते हैं। संधि की परिभाषा बहुत सीधी है। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। अच्छा, मतलब जब 2 अक्षर जो बिल्कुल पास पास हैं, वो मिलते हैं और कुछ बदल जाता है, जैसे देव और आलय। हाँ, देव और आलय मिलकर देवालय बन गए। यहाँ व का अ और आलय का आ मिला और वा बन गया। यही परिवर्तन संधि है। यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, संधि और समास के बीच का अंतर। दोनों में चीजें जुड़ती तो हैं। सही सवाल। देखिए, संधि में वर्णों का मेल होता है, जॉइनिंग ऑफ लेटर्स, सिर्फ अक्षरों की ध्वनियां मिलती हैं। और समास में शब्दों का मेल होता है, जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स, पूरे शब्द जुड़ते हैं। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना होगा कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण मिलता है। बिल्कुल, बस यही 2 अक्षर पूरी कहानी लिखते हैं। ठीक है,
तो अब संधि के कितने भेद होते हैं, इसके प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से संधि के 3 भेद हैं। 3? कौन कौन से? पहला है स्वर संधि। इसमें एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है? स्वर प्लस स्वर। ठीक है। दूसरा है व्यंजन संधि। इसमें एक व्यंजन के बाद कोई स्वर या कोई दूसरा व्यंजन आ सकता है। गुड। तीसरा? तीसरा है विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग यानी वो 2 बिंदियां, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है। अच्छा, और यहाँ पर भी परीक्षा के लिए कोई ट्रिक है? हाँ, एक बहुत मजबूत ट्रिक है। अगर आपको संधि विच्छेद में पहले शब्द के अंत में हलंत लगा दिखे, जैसे वाक में क के नीचे, तो वो निश्चित रूप से व्यंजन संधि ही होगी, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। ये तो बहुत काम की बात है। तो चलिए सबसे पहले प्रकार यानी स्वर संधि को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। स्वर संधि के भी 5 उपभेद हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। हाँ, इसका नियम भी यही है। जब एक ही परिवार के स्वर मिलते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। जैसे अ या आ के बाद अ या आ आए तो नतीजा हमेशा बड़ा आ होगा। और इसी तरह ई या ई मिलकर बड़ी ई और ऊ या ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएंगे। एकदम सही। उदाहरण के लिए धर्म प्लस अर्थ बन गया धर्मार्थ। विद्या प्लस आलय बन गया विद्यालय। रवि प्लस इंद्र में रविंद्र हो गया, छोटी ई बड़ी ई बन गई। और भानु प्लस उदय में भानुदय। हाँ, और एक परीक्षा तथ्य नोट कर लीजिए। वधूत्सव, जिसका विच्छेद है वधु प्लस उत्सव, ये उदाहरण परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वधुत्सव, ठीक है। अब स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। इसमें स्वरों का गुण, उनकी क्वालिटी बदल जाती है। क्वालिटी कैसे बदलती है? नियम यह है कि अगर अ या आ के बाद ए या ई आए तो वो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। अच्छा। जैसे देव प्लस इंद्र में देवेंद्र, अ और ई मिलकर ए बन गए। बिल्कुल। और अगर अ या आ के बाद ओ या ऊ आए तो वो ओ बन जाते हैं। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव बन गया। और अगर अ या आ के बाद री आए तो अर बनता है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि। इसको पहचानने की कोई ट्रिक है? बहुत आसान ट्रिक है। अगर किसी शब्द में शिरोरेखा मतलब ऊपर वाली लाइन के ऊपर एक मात्रा दिखे, या तो ए की या ओ की, तो वो अक्सर गुण संधि ही होती है। जैसे नरेंद्र, परोपकार। एक मात्रा मतलब गुण संधि। तो फिर अगला प्रकार क्या 2 मात्राओं वाला है? आपने पकड़ लिया। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ही है बढ़ोतरी। तो इसमें 2 मात्राएं होती होंगी? हाँ, नियम है अ या आ के बाद ए या अ आए तो बड़ा वाला अ बनता है। और अ या आ के बाद ओ या अ आए तो बड़ा वाला अ बनता है। जैसे 1 प्लस 1 से बना एक एक, और सदा प्लस एव से सदैव। यहाँ 2 मात्राएं हैं। और महा प्लस औषध से बना महौषध। तो पहचानने की ट्रिक सीधी है। शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं यानी अ या औ दिखे तो वो वृद्धि संधि है। मतैक्य, वनौषधि, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। 1 मात्रा गुण, 2 मात्राएं वृद्धि। अब चौथा प्रकार है यण संधि। ये थोड़ी अलग है। इसमें स्वर बदलते नहीं, अपना रूप बदल लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रूप बदल लेते हैं मतलब अगर ई या ई के बाद कोई अलग स्वर आए तो ई या ई आधे य में बदल जाते हैं। अच्छा, जैसे अति प्लस अधिक में ई बन गया आधा य और शब्द हो गया अत्यधिक। बिल्कुल। इसी तरह ऊ या ऊ के बाद कोई अलग स्वर आए तो वो आधे व में बदल जाते हैं। जैसे सु प्लस आगत बन गया स्वागत। और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो वो आधे र में बदल जाता है। जैसे पितरी प्लस आज्ञा से पित्राज्ञा। इसकी तो एक बहुत मशहूर सुपर ट्रिक है ना? हाँ, और वो कभी फेल नहीं होती। अगर किसी शब्द में य, व या र के ठीक पहले कोई आधा अक्षर चिपका हुआ हो तो वो यण संधि ही होती है। जैसे इत्यादि, स्वागत। कमाल है। और स्वर संधि का 5वां और आखिरी प्रकार वो है अयादि संधि। ये थोड़ी छुपी भी होती है। छुपी हुई? हाँ, इसका नियम ध्वनि पर आधारित है। ए के बाद कोई स्वर आए तो अ की ध्वनि बनती है। ए के बाद आए, ओ के बाद अव और औ के बाद आव। 1 मिनट, जैसे ने प्लस अन से नयन। अगर मैं नयन को धीरे से बोलूं तो नए अन। हाँ, अय की ध्वनि आ रही है। यही इसकी पहचान है। इसी तरह नय प्लस अक से नायक, पो प्लस अन से पवन और पौ प्लस अक से पावक। और परीक्षा के लिए पवन और पावक तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इनमें ऊपर कोई मात्रा नहीं दिखती, इसीलिए ये कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। इनमें ए, अ, ओ, औ की मात्रा नहीं दिखती, बस उनकी ध्वनि छुपी होती है। तो ये तो हुई स्वर संधि की बात। अब जरा व्यंजन संधि के कुछ नियम देखते हैं। इसमें वर्ग परिवर्तन की बात होती है। हाँ, व्यंजन संधि का सबसे पहला और जरूरी नियम है 1 का 3। 1 का 3, ये क्या है? मतलब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जैसे क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दिक प्लस गज में क अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर ग में बदल गया और शब्द बना दिग्गज। और अच प्लस अंत बन गया अजंत। समझ गया। और 1 का 5 नियम भी होता है ना? हाँ, नियम 2 है 1 का 5। अगर पहले वर्ण के बाद न या म आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक प्लस मय में क के बाद म आया तो क अपने 5वें अक्षर न में बदल गया और शब्द बना वांगमय। बिल्कुल। और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जगत प्लस नाथ, जो बन जाता है जगन्नाथ। यहाँ त बदलकर न हो गया। जगन्नाथ और वागीश ये व्यंजन संधि के क्लासिक उदाहरण है। अच्छा,
व्यंजन संधि में त के कुछ खास नियम भी होते हैं, मैंने सुना है। हाँ, त बहुत लचीला व्यंजन है। ये अपने बाद आने वाले को देखकर अक्सर उसी का रूप ले लेता है। जैसे अगर त के बाद च या छ आए तो वो च छ बन जाता है। उत प्लस चारण से उच्चारण। और त के बाद ज या झ आने पर जज्ज बन जाता होगा, जैसे सत प्लस जन से सज्जन। एकदम सही। इसी तरह त के बाद ट या ठ आए तो ट बनता है, जैसे बृहद कष्टिका से बृहद टीका। और त के बाद ल आए तो ल बनता है, जैसे उत प्लस लास से उल्लास। यहाँ एक बहुत जरूरी परीक्षा तथ्य है, उज्ज्वल शब्द की वर्तनी। हाँ, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल। इसमें 2 आधे ज होते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, अब व्यंजन संधि के कुछ और विशेष नियम। एक खास नियम है जिसमें त के बाद अगर ह आए तो त द में और ह ध में बदल जाता है। दोनों बदलते हैं, जैसे उत प्लस हार से बनता है उद्धार। अरे वाह! और एक छ का नियम भी है। हाँ, अगर किसी छोटे स्वर के बाद छ आए तो बीच में आधा च अपने आप जुड़ जाता है, जैसे परि प्लस छेद बन जाता है परिच्छेद। और म का नियम? अगर आधे म के बाद कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार यानी बिंदी में बदल जाता है, जैसे सम प्लस कल्प बन गया संकल्प। लेकिन इसमें एक अपवाद भी तो है। हाँ, एक जरूरी नोट, अगर म के बाद फिर से म आई आ जाए तो कोई बदलाव नहीं होता, जैसे सम प्लस मान, सम्मान ही रहता है, वो बिंदी नहीं बनता। चलिए अब आखिरी प्रकार पर आते हैं, विसर्ग संधि। इसका ओ वाला नियम सबसे आम है। हाँ, विसर्ग का ओ में बदलना। नियम यह है कि अगर विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो और बाद में कोई सघोष व्यंजन या य र ल व ह हो। एक मिनट, सघोष व्यंजन मतलब? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जिनमें गूंज होती है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः प्लस योग से मनोयोग और तपः प्लस बल से तपोबल। बिल्कुल। पयः प्लस धन से पयोधन। और परीक्षा के लिए याद रखें, मनोविज्ञान मनः प्लस विज्ञान और यशोदा यशः प्लस दा भी विसर्ग संधि के ही उदाहरण हैं। ठीक है, और विसर्ग र श स में भी तो बदलता है। हाँ, जैसे नेह प्लस आशा बन जाता है निराशा, यहाँ विसर्ग आधे र में बदल गया। नेह प्लस धन से निर्धन। और स वाला उदाहरण? सबसे आम है नमः प्लस ते जो बनता है नमस्ते, यहाँ विसर्ग स में बदला। इसी तरह नेह प्लस चल से निश्चल और नेह प्लस कपट से निष्कपट। यहाँ एक कंफ्यूजन पॉइंट है, नमस्ते और नमस्कार को कई लोग स्वर संधि समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों नमस्ते और नमस्कार नमः प्लस कार विसर्ग संधि हैं, ये याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं विसर्ग के लोप की, मतलब विसर्ग गायब हो जाता है। हाँ, इसका पहला नियम यह है कि अगर विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग गायब हो जाता है और अपने से पहले वाले छोटे स्वर को बड़ा कर देता है। अच्छा, जैसे निह प्लस रोग में विसर्ग हटा और नी का नी हो गया, शब्द बना नीरोग। बिल्कुल, नी प्लस रस से नीरस। इसीलिए निरोग की सही वर्तनी में बड़ी ई होती है, निरोग गलत है। और कभी कभी तो कोई बदलाव ही नहीं होता। हाँ, कुछ शब्दों में विसर्ग बना रहता है, जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल ही रहता है। ये तो हुए संस्कृत के नियम, हिंदी की अपनी कुछ खास संधियां भी हैं। हाँ, ये संस्कृत के नियमों से थोड़ी अलग हैं। जैसे कभी कभी बड़ा आ छोटा अ बन जाता है, आम प्लस चूर से अमचूर, हाथ प्लस कड़ी से हथकड़ी। और ह का लोप भी हो जाता है, जैसे सब प्लस ही से सभी, यह प्लस ही से यही। बिल्कुल। और एक नासिकीकरण भी होता है, नाक प्लस कटा से नकटा। ये सब तद्भव शब्दों में होने वाले बदलाव हैं। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवाद देखने चाहिए जो किसी नियम में ठीक से नहीं बैठते। सबसे पहला है रामायण। इसका विच्छेद है राम प्लस अयन। इसमें दीर्घ संधि तो है ही, साथ में व्यंजन संधि का नियम लगकर न ण में बदल जाता है। और विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र। हाँ, यहाँ दीर्घ आ अपने आप आ जाता है, ये अपवाद है। इसी तरह प्रौढ़ जो प्र प्लस ऊर से बना है, ये गुण संधि का अपवाद है। इसमें गुण की जगह वृद्धि संधि का नियम लगता है। ये बस याद रखने वाला शब्द है। ठीक है, आप परीक्षा के लिए कुछ हॉट शब्द देख लेते हैं। बिल्कुल। जैसे संस्कार, इसका विच्छेद है सम प्लस कार, इसमें स अपने आप आ जाता है। गवेषणा यानी गो प्लस एषणा, ये अयादि का विशेष रूप है। और स्वच्छ, सु प्लस अच यण संधि। और अभ्यर्थी अभि प्लस अर्थी, ये भी यण संधि है। हाँ, और गवेषणा और गवाक्ष अक्सर अपवाद के तौर पर पूछे जाते हैं। चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। तैयार हूँ। पहला सवाल, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिख प्लस अंबर, ये व्यंजन संधि है। दूसरा, निराधार में कौन सी संधि है? नेहा प्लस आधार, विसर्ग संधि। तीसरा, महर्षि महा प्लस ऋषि, ये गुण संधि है। और आखिरी, उड्डयनम का विच्छेद। उत प्लस डयनम, ये भी व्यंजन संधि है। बहुत बढ़िया। और यहाँ एक बहुत जरूरी टिप है, हमेशा संधि विच्छेद करने के बाद ये जरूर देखें कि जो 2 शब्द बने हैं उनका कोई सार्थक अर्थ है या नहीं। ये सबसे जरूरी जांच है, इससे गलतियां नहीं होती। तो अंत में संधि पहचानने का कोई अचूक मंत्र या मास्टर स्ट्रेटेजी है? 3 स्टेप है। पहला, शब्द में जोड़ को देखें। दूसरा, उसे तोड़ें। और तीसरा, दोनों हिस्सों का अर्थ जांचें। जोड़ो, तोड़ो और जांचो। और हमारी क्विक आइडेंटिफिकेशन टेबल भी है। हाँ,
एक मात्रा मतलब गुण संधि, दो मात्राएं मतलब वृद्धि संधि, आधा अक्षर के साथ य व र मतलब यण संधि और हलंत मतलब व्यंजन संधि। और ये याद रखना चाहिए कि ज्यादातर प्रश्न यण, अयादि और विसर्ग संधि से आते हैं। हाँ, क्योंकि परीक्षक को पता है कि ये सबसे ज्यादा पेचीदा होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सारांश यही है कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में हलंत और वर्णों का परिवर्तन मुख्य है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ, र या स में बदलना। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, नियमों को रटे नहीं, शब्दों को तोड़ कर देखें। अभ्यास ही सफलता है। सही बात है। और एक अंतिम तथ्य ये भी है कि इन सभी नियमों का मूल स्रोत महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। हाँ, वो भाषा के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। जी सामान्य हिंदी अध्याय 5, उपसर्ग और प्रत्यय। जी, आज का विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द रचना का आधार, द फाउंडेशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हम शब्द कैसे बनते हैं, उसकी बुनियाद के बारे में जानेंगे। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। इसमें शब्दांश और उनके भेद के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। इसमें हम शब्दांश यानी शब्द के अंश और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक परीक्षा तथ्य दिया है। शब्द रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जी, परीक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बनावट के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो अब मुख्य चर्चा शुरू करते हैं। शब्द रचना यानी वर्ड फॉर्मेशन। परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हाँ, शब्द रचना का अर्थ है शब्दों का निर्माण, और इसकी सीधी सी परिभाषा है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। जी, जो यौगिक शब्द होते हैं वो 3 तरीकों से बनते हैं, किसी मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर या फिर समास के द्वारा। यहाँ एक और परीक्षा तथ्य है। उपसर्ग और प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वे केवल मूल शब्द का अर्थ बदलते हैं। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय का अकेले में कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ मूल शब्द के साथ जुड़कर उसका मतलब बदल देते हैं। तो चलिए पहले उपसर्ग को समझते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स। इसका शाब्दिक अर्थ है उप समीप प्लस सर्ग, सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जी, उपसर्ग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उप यानी पास और सर्ग यानी रचना करना। इसका मतलब हुआ किसी शब्द के पास आकर एक नया शब्द बनाना, कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। बिल्कुल, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को या तो बदल देते हैं या उसमें कोई खास बात जोड़ देते हैं। जैसे प्र प्लस हार इज इक्वल टू प्रहार, जिसका मतलब हुआ चोट। जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। हार शब्द में प्र उपसर्ग लगने से प्रहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है चोट। और एक और परीक्षा तथ्य, उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द के आदि यानी प्रारंभ में लगता है। हाँ, ये भी परीक्षा के लिए एक जरूरी तथ्य है। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्द के शुरू में मतलब आदि में लगता है। अब आते हैं उपसर्गों के वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीफिक्सेस। जी, संस्कृत के उपसर्ग संख्या है 22, जी, हिंदी के उपसर्ग संख्या 13, जी, उर्दू फारसी के उपसर्ग संख्या 19 और फिर अंग्रेजी के उपसर्ग जिन्हें विदेशी कहते हैं। जी, उपसर्गों को इन 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। संस्कृत के, जिनकी संख्या 22 है, फिर हिंदी के, जिनकी संख्या 13 है, उर्दू और फारसी के उपसर्ग जिनकी संख्या 19 है, और आखिर में अंग्रेजी के उपसर्ग मतलब विदेशी उपसर्ग। और यहाँ तथ्य दिया है कि संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या 22 मानी जाती है। जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 ही मानी जाती है। तो अब संस्कृत के कुछ प्रमुख उपसर्ग देखते हैं। भाग 1। पहला है अति, जिसका अर्थ है अधिक या मोर। उदाहरण है अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। जी, दूसरा है अधि, जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, अधिपति, अधिनायक। तीसरा है अनु, मतलब पीछे या समान, जैसे अनुचर, अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद। और चौथा है अप, जिसका अर्थ है बुरा या हीन, जैसे अपयश, अपमान, अपकार। यहाँ एक परीक्षा तथ्य है कि अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है और ये संधि के कारण ई का य हो जाता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग लगा है, यहाँ पर संधि का नियम काम करता है, जिस वजह से ई का य बन गया है। अब संस्कृत के कुछ और प्रमुख उपसर्ग देखते हैं। जी, दुर, जिसका अर्थ है बुरा या कठिन, जैसे दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। फिर है निर, जिसका मतलब है बिना या बाहर, जैसे निस्संदेह, निर्जन, निराकरण, निर्भय। अगला है प्रति, मतलब विरोध या प्रत्येक, जैसे प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। और फिर है सम, जिसका अर्थ है पूर्णता या साथ, जैसे संकल्प, संतोष, संयोग, संस्कार। और परीक्षा तथ्य, संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जी, संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का ही इस्तेमाल हुआ है। अब आते हैं हिंदी के उपसर्गों पर, जिन्हें तद्भव भी कहते हैं। जी, पहला है अ या अन, मतलब निषेध या नेगेशन, जैसे अछूता, अथाह, अनमोल, अनबन, अनपढ़। दूसरा है कु,
जिसका अर्थ है बुरा या बैड, जैसे कुचाल, कुचैला, कुचक्र, कपूत। तीसरा है अध यानी आधा या हाफ, जैसे अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। और चौथा है भर, जिसका मतलब है पूरा या फुल, जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। परीक्षा तथ्य। दुबला शब्द में दू उपसर्ग है, जो हिंदी का उपसर्ग है, और इसका अर्थ कम या बुरा होता है। जी, दुबला शब्द में हिंदी का दू उपसर्ग ही है, जिसका अर्थ कम या बुरा होता है। आगे है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। अल, जिसका मतलब है निश्चित, जैसे अलविदा, अलबत्ता, गरज। फिर है कम यानी थोड़ा, जैसे कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। खुश मतलब अच्छा, जैसे खुशबू, खुशदिल, खुशहाल, खुशखबरी। और ला यानी बिना, जैसे लावारिस, लापरवाह, लाइलाज, लाजवाब। एक और है बद, जिसका अर्थ है बुरा, जैसे बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत। जी। परीक्षा तथ्य। उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या 19 मानी जाती है। जी, ये याद रखने वाली बात है कि उर्दू और फारसी के उपसर्गों की कुल संख्या 19 मानी गई है। अब बात करते हैं अंग्रेजी और अव्यय उपसर्ग की। जी। अंग्रेजी के उपसर्ग हैं सब, जिसका मतलब है अधीन, जैसे सब जज, सब कमिटी। डेप्यूटी, जिसका अर्थ है सहायक, जैसे डिप्टी कलेक्टर। और हेड यानी मुख्य, जैसे हेडमास्टर, हेड क्लर्क। बिल्कुल। और संस्कृत के कुछ अव्यय भी उपसर्ग की तरह इस्तेमाल होते हैं। जी, संस्कृत के कुछ अव्यय भी उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे अधा, जिसका अर्थ है नीचे। उदाहरण के लिए अधःपतन, अधोगामी। और दूसरा है पुनः, जिसका मतलब है फिर, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्लेखन। परीक्षा तथ्य। पुरातन में पुरा एक अव्यय है, जिसका अर्थ प्राचीन होता है, और ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। जी, पुरातन शब्द में पुरा एक अव्यय है और ये उपसर्ग की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये थे उपसर्ग। अब बात करते हैं प्रत्यय की। डेफिनेशन ऑफ सफिक्स। इसकी व्युत्पत्ति है प्रति, साथ में, पर बाद में, प्लस अय, चलने वाला। जी, अब प्रत्यय को समझेंगे। प्रत्यय शब्द प्रति और अय से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। बिल्कुल, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आखिर में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें कोई विशेषता ले आते हैं। और नोट करने वाली बात है कि प्रत्ययों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, जैसे दया प्लस आलू इज इक्वल टू दयालु। जी, ये ध्यान देने वाली बात है कि उपसर्गों की तरह ही प्रत्ययों का भी अकेले में कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए, दया शब्द में आलू प्रत्यय जुड़ने से दयालु शब्द बनता है। परीक्षा तथ्य। लेखक शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेख प्लस अक। जी, लेखक शब्द में अक प्रत्यय है, जो लेख धातु में जुड़कर बना है। अब देखते हैं प्रत्यय की भेद, टाइप्स ऑफ सफिक्स। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, कृत सफिक्सेस, और तद्धित प्रत्यय, तद्धित सफिक्सेस। जी, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं। इनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। बिल्कुल, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं और इनसे जो नए शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगते हैं। जी, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। परीक्षा तथ्य। हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 मानी है। जी, व्याकरण के विद्वान पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। तो अब कृत प्रत्यय यानी कृदंत को समझते हैं। वर्बल सफिक्सेस। परिभाषा, जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़ते हैं। जी। जैसे आवट, लिख प्लस आवट इज इक्वल टू लिखावट। राहट, गबर प्लस आहट इज इक्वल टू घबराहट। आक, तैर प्लस आक इज इक्वल टू तैराक। और अक्कड़, पी प्लस अक्कड़ इज इक्वल टू पियक्कड़। परीक्षा तथ्य। पढ़ाई शब्द में आई कृत प्रत्यय है, पढ़ प्लस आई। जी, पढ़ाई शब्द पढ़ धातु में आई कृत प्रत्यय लगने से ही बना है। अब कुछ प्रमुख कृदंत उदाहरण देखते हैं। आओ, टिक प्लस आओ इज इक्वल टू टिकाऊ, बिक प्लस आओ इज इक्वल टू बिकाऊ। एल, अड़ प्लस ईल इज इक्वल टू अड़ियल, मर प्लस ईल इज इक्वल टू मरियल। एरा, लूट प्लस एरा इज इक्वल टू लुटेरा, बस प्लस एरा इज इक्वल टू बसेरा। ता, गा प्लस ता इज इक्वल टू गाता, आ प्लस ता इज इक्वल टू आता। परीक्षा तथ्य। खिलौना शब्द में औना प्रत्यय है, खेल प्लस औना। जी, खिलौना शब्द में ओना प्रत्यय है जो खेल शब्द में लगा है। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय पर। नॉमिनल सफिक्सेस। हाँ। परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय। जी, जैसे ता, ये नाउन से नाउन बनाता है, मानव प्लस ता इज इक्वल टू मानवता। आई, ये एडजेक्टिव से नाउन बनाता है, अच्छा प्लस आई इज इक्वल टू अच्छाई। और पन, ये प्रोनाउन से नाउन बनाता है, अपना प्लस पन इज इक्वल टू अपनापन। जी बिल्कुल। परीक्षा तथ्य। सेठानी शब्द में आनी तद्धित प्रत्यय है, सेठ प्लस आनी। हाँ, सेठानी शब्द में आनी तद्धित प्रत्यय है जो सेठ शब्द में लगा है। अब कुछ प्रमुख तद्धित उदाहरण देखते हैं। आर या आरा, सोना प्लस आर सुनार, लोहा प्लस आर लोहार। ई, खेत प्लस ई खेती, गरम प्लस ई गर्मी। ईला, रंग प्लस ईला रंगीला, जहर प्लस ईला
जहरीला। और हारा, लकड़ प्लस हारा, लकड़हारा। परीक्षा तथ्य। मिठास शब्द में आस प्रत्यय है। मीठा प्लस आस। जी, मिठास शब्द मीठा शब्द में आस प्रत्यय जुड़ने से बना है। अब है विदेशी प्रत्यय उर्दू और अंग्रेजी से। जी, उर्दू फारसी से गर, जैसे जादूगर, बाजीगर, कारीगर। दार, जैसे दुकानदार, मालदार, कर्जदार। और नाक, जैसे खतरनाक, दर्दनाक। और अंग्रेजी से इज्म, जैसे बुद्धिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। जी, अंग्रेजी से लिया गया प्रत्यय है इज्म। परीक्षा तथ्य। दौलतमंद में मंद प्रत्यय उर्दू भाषा से लिया गया है। जी, दौलतमंद शब्द में जो मंद प्रत्यय है वो उर्दू भाषा का है। आप देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। जी, कुछ शब्दों में दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। स्व प्लस तंत्र प्लस ता इज इक्वल टू स्वतंत्रता। अभी प्लस मान प्लस ई इज इक्वल टू अभिमानी। परि प्लस पूर्ण प्लस ता इज इक्वल टू परिपूर्णता। और बद प्लस नाम प्लस ई इज इक्वल टू बदनामी। इन सब में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। परीक्षा तथ्य। अपमानित शब्द में अप उपसर्ग और इत प्रत्यय दोनों हैं। बिल्कुल, अपमानित शब्द में अप उपसर्ग और इत प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब विगत परीक्षाओं के कुछ प्रश्न देखते हैं। सेट 1। प्रश्न 1, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका उत्तर है ए प्र। जी। प्रश्न 2, गमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका उत्तर है बी आ, जिससे आगमन बनेगा। और प्रश्न 3, निर्वासित में प्रत्यय है। इसका उत्तर है सी इत। जी। परीक्षा तथ्य। विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स बनाने के लिए अक्सर उपसर्गों का ही प्रयोग किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विलोम शब्द बनाने के लिए ज्यादातर उपसर्गों का ही इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं सेट 2। प्रश्न 4, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? उत्तर है सी अ, जिससे अस्पृश्य बनेगा। जी। प्रश्न 5, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका उत्तर है सी आव। और प्रश्न 6, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इसका उत्तर है सी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभियोग और व्यायाम में उपसर्ग है। बिल्कुल सही। एक और परीक्षा तथ्य। 19 में उत उपसर्ग है। उत प्लस नीस। जी, 19 शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये उत और नीस से मिलकर बना है। तो अब इसका सारांश देख लेते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, जैसे अ, अनु। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, जैसे आई, ता। बिल्कुल। संक्षेप में उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। और अंतर यह है कि उपसर्ग अर्थ बदलता है, जबकि प्रत्यय रूप बदलता है। जी, दोनों में मुख्य अंतर यही है। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है, जबकि प्रत्यय अक्सर शब्द का रूप बदल देता है। और अंतिम एग्जाम फैक्ट। पुरोहित शब्द में पुरहा उपसर्ग है, जो विसर्ग संधि के अनुसार है। जी, परीक्षा के लिए ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुरोहित शब्द में पुरह उपसर्ग है। और यहाँ ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी का अध्याय 5 पूरा होता है। समास। जी। हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छी स्लाइड्स हैं जो इस विषय को काफी सरल तरीके से समझाती हैं। तो हमारा मकसद है समास के गुत्थियों को सुलझाना कि भाई ये क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और सबसे जरूरी इन्हें पहचानते कैसे हैं। बिल्कुल। और देखिए, समास सिर्फ परीक्षा के लिए ही जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भाषा की अपनी सुंदरता और उसकी बनावट को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि हम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि ये समास शब्द इसका मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल, इसकी बुनियाद से। हमारी पहली स्लाइड भी यही बताती है कि समास शब्द असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। जिसमें सम का मतलब है संक्षिप्त और आस का कथन या शब्द। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षेप। तो एक तरह से संक्षेप में कुछ कहना, यही समास है। बिल्कुल, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना। और यहीं पर एक परीक्षा से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी है। बताइए। कि समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, एब्रिविएशन जिसे हम कहते हैं। ये भाषा को और सघन और प्रभावी बनाने की एक तकनीक है। ठीक है, तो मूल परिभाषा तो समझ आ गई। अब कुछ जरूरी शब्द भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। हमारी अगली स्लाइड में 3 शब्द दिए गए हैं, समास, समस्त पद और समास विग्रह। तो समास यानी कंपाउंड की परिभाषा तो हमने देख ली। हाँ, कि 2 या ज्यादा शब्दों से मिलकर बना नया सार्थक शब्द। जी। अब दूसरा है समस्त पद। तो समास के नियमों से जो नया शब्द बनता है ना, जी, उसे ही समास पद या समासिक शब्द कहते हैं। और तीसरा समास विग्रह। ये उस समस्त पद के सभी हिस्सों को अलग अलग करने की प्रक्रिया है। इसे एक उदाहरण से समझना शायद सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल। जैसे नीलकमल एक समस्त पद है ना? जी है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बनता है नीला है जो कमल। एकदम सही। और इस विग्रह से ही इन तीनों शब्दों का मतलब समास, समस्त पद और विग्रह का आपसी रिश्ता एकदम साफ हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं पद संरचना की। हर सामासिक शब्द में 2 मुख्य हिस्से होते हैं, जी, जिन्हें पद कहते हैं। तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, मतलब फर्स्ट टर्म, और दूसरे पद को उत्तर पद यानी सेकंड टर्म। जैसे राजपुत्र शब्द में राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। और यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण नियम छिपा है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? समास की प्रक्रिया में
पदों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं, मतलब केस एंडिंग्स, अच्छा, वो लुप्त हो जाती हैं। राजपुत्र असल में राजा का पुत्र का संक्षिप्त रूप है, जिसमें ये जो का विभक्ति है उसका लोप हो गया है। अरे वाह, यही समास का जादू है। बिल्कुल। चलिए अब यहाँ से असली मजा शुरू होता है। समास के मुख्य भेद और उनके वर्गीकरण पर आते हैं। जी, तो हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और इन 6 भेदों को याद रखने का एक और बहुत तार्किक तरीका है। वो क्या है? वो है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वो है अव्ययी भाव समास, और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो? वो है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, इन तीनों में, ठीक है। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो? वो है द्वंद्व समास। और आखिरी जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा हो? वो है बहुव्रीहि समास। वाह, ये वर्गीकरण तो एक तरह से पूरे विषय का नक्शा ही है। जी, अगर ये याद रह गया तो समास पहचानना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अब एक एक करके इन भेदों की गहराई में उतरते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। हाँ, इसकी परिभाषा है जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। और इसकी पहचान का नियम बहुत सीधा है। इसका पहला पद अक्सर एक उपसर्ग यानी प्रीफिक्स होता है, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर। और एक और बात, ये पूरा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण एडवर्ब की तरह काम करता है। अच्छा, इसकी कुछ उदाहरण देखें तो शायद बात और साफ हो जाएगी। जैसे प्रति प्लस दिन बन जाता है प्रतिदिन, जिसका अर्थ है प्रत्येक दिन। और यथा प्लस संभव से बना यथा संभव, मतलब जैसा संभव हो। एक और दिलचस्प उदाहरण है हाथों हाथ। हाँ, इसका विग्रह है हाथ ही हाथ में। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हाथों हाथ जैसे पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास ही होते हैं। ये एक बहुत जरूरी नियम है। जी। चलिए अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। इसमें बाद का पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। जी, और इसका मुख्य नियम है कि दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। बिल्कुल। जैसे राजा का कुमार बन गया राजकुमार, जिसमें से का गायब हो गया। और विभक्तियों के नामों के हिसाब से इसके भी 6 भेद हैं। जी हैं। संक्षेप में इन्हें देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, जैसे गगनचुंबी यानी गगन को छूने वाला। सही। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसमें से या के द्वारा का लोप होता है, जैसे सूर रचित। सूर द्वारा रचित, यहाँ से का अर्थ साधन है, मीडियम है। ठीक है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए विभक्ति लुप्त हो जाती है। इसका एक बहुत आम उदाहरण है प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला। जी। चौथा है अपादान तत्पुरुष। इसमें भी से का लोप होता है, लेकिन यहाँ से का अर्थ अलग होना है, सेपरेशन, जैसे धनहीन, धन से हीन। बिल्कुल। तो यहाँ करण और अपादान के से में अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। एक साधन के लिए है, दूसरा अलगाव के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसमें का, के, की का लोप होता है। सबसे क्लासिक उदाहरण तो वही है राजपुत्र, राजा का पुत्र। और छठा और आखिरी अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में या पर का लोप होता है, जैसे आप बीती। आप पर बीती। वाह, तत्पुरुष समास तो सच में काफी विस्तृत है। जी बिल्कुल। अब अगला है कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, एडजेक्टिव नाउन रिलेशनशिप। अच्छा। और इसकी पहचान का एक और सरल तरीका है, विग्रह करने पर है जो या के समान जैसे शब्द आते हैं। कोई उदाहरण? जैसे नील कमल, इसका विग्रह है नीला है जो कमल। यहाँ नील विशेषण है और कमल विशेष्य। और चरण कमल? कमल के समान चरण। इसमें हमेशा गुणों की, क्वालिटी की प्रधानता होती है। समझ गई। चौथा है द्विगु समास। ये तो मुझे लगता है पहचानना काफी आसान है। हाँ, ये तो बहुत आसान है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब नंबर हो, वो द्विगु समास है। और ये एक समूह या समाहार का बोध कराता है, जैसे चौराहा, मतलब 4 राहों का समूह, या नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। जैसा कि आपने कहा, पहला शब्द हमेशा संख्या होता है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जी। पांचवा है द्वंद्व समास। इसकी खासियत है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। हाँ, दोनों का बराबर महत्व होता है। और विग्रह करने पर और, अथवा, या जैसे शब्द लगते हैं और पदों के बीच में अक्सर वो योजक चिन्ह डैश होता है। इसके उदाहरण तो बहुत ही आम हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता। इसमें अक्सर दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम या पूरक होते हैं, है ना? बिल्कुल सही। और आखिरी है बहुव्रीहि समास। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हाँ, यहाँ एक ट्विस्ट है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जी नहीं, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दशानन। इसका विग्रह है 10 हैं आनंद जिसके, लेकिन इसका मतलब 10 मुंह नहीं होता, बल्कि रावण होता है। बिल्कुल। इसी तरह लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, पर इसका अर्थ है गणेश। अच्छा,
यहाँ एक सरल नियम यह है कि देवी देवताओं के जो पर्यायवाची नाम होते हैं वो अक्सर बहुव्रीहि समासी होते हैं। यहाँ से एक आम उलझन पैदा होती है जिसके बारे में हमारी अगली स्लाइड भी है। जी, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। कर्मधारय और बहुव्रीहि के बीच अक्सर भ्रम हो जाता है। कुछ शब्द जैसे नीलकंठ या पीतांबर दोनों में फिट होते लगते हैं। सही बात है। यहाँ नियम यह है कि यदि शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो गया है, मतलब फिक्स्ड हो गया है, तो वो बहुव्रीहि होगा। इसे पीतांबर के उदाहरण से समझाइए। जरूर। अगर पीतांबर का विग्रह है पीला है जो अंबर यानी पीला कपड़ा, तो ये कपड़े की विशेषता बता रहा है। तो ये कर्मधारय हुआ। जी, लेकिन यदि इसका अर्थ कृष्ण है जो पीले वस्त्र पहनते हैं, तो यह बहुव्रीहि है। तो मतलब संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टिप देता हूं। जी जरूर। यदि किसी प्रश्न के विकल्प में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हों और शब्द दोनों हो सकता हो, तो हमेशा बहुव्रीहि को चुनें, क्योंकि वो तीसरा विशेष अर्थ ज्यादा प्रधान माना जाता है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है। पूछिए। संधि और समास में क्या अंतर है? दोनों में ही चीजें जुड़ती हैं, तो फर्क क्या है? ये एक बहुत ही मौलिक अंतर है। देखिए, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, साउंड या लेटर्स का। वर्णों का? हाँ, जिससे ध्वनि में एक विकार या परिवर्तन आता है। जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है और एक नया सार्थक शब्द बनता है। क्या इसका कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों हो? विद्यालय शब्द दोनों का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, कैसे? जब हम कहते हैं विद्या प्लस आलय, तो आ और आ वर्ण मिलकर आ ही रहते हैं। ये वर्णों का मेल है, यानी संधि। ठीक है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं विद्या के लिए आलय, तो के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। ये समास है। बहुत बढ़िया। तो संधि में वर्ण जुड़ते हैं, समास में शब्द या पद। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार हम एक चेकलिस्ट के रूप में देख सकते हैं ताकि समास पहचानना आसान हो जाए। हाँ, एक क्विक रिकैप। अव्ययी भाव, क्या पहला पद उपसर्ग है? जैसे यथा, प्रति। तत्पुरुष, क्या कारक चिन्हों का लोप है? का, से, में। जी। कर्मधारय, क्या विशेषण विशेष्य संबंध है? विग्रह में है जो आता है। सही। द्विगु, क्या पहला पद संख्या है? बिल्कुल। द्वंद्व, क्या दोनों पद प्रधान है और बीच में और या डैश है? जी। और बहुव्रीहि, क्या कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है? और इन सब के साथ सफलता का मंत्र यही है कि सही समास चुनने के लिए हमेशा शब्द का विग्रह करके देखें। उसे तोड़ कर देखें। हाँ, विग्रह करते ही समास का भेद शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो ये थी समास पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने उसकी परिभाषा से लेकर उसके भेदों की पहचान और जो आम उलझने हैं उन्हें समझने की कोशिश की। जी। आज हमने देखा कि कैसे हमारी भाषा संक्षिप्त और कुशल होने के लिए कितने सुंदर नियम बनाती है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। जी। तो आज का हमारा विषय है शब्द भेद। शब्द भेद मतलब शब्दों के अलग अलग प्रकार। बिल्कुल। और इसमें हम खासतौर पर देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को। ये जो स्लाइड है ये सामान्य हिंदी के अध्याय 7 का हिस्सा है। अच्छा, इसमें एक लाइन लिखी है, प्राचीन संस्कृत से आधुनिक हिंदी तक की यात्रा। हाँ, मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे शब्द संस्कृत से चलकर बदलते हुए आज की हिंदी का हिस्सा बने हैं। और एक परीक्षा तथ्य भी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण जैसे क, ख, ग, इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब ये जुड़कर शब्द बनाते हैं तो एक अर्थ निकलता है। सही। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। शब्द विचार। इसमें पहली पंक्ति है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह मतलब ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकले। हाँ बिल्कुल, जैसे क, म, ल, इन तीनों वर्णों को मिलाया तो एक अर्थ निकला। और अगली लाइन है, शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। इसका मतलब ये है कि हर शब्द अपने आप में पूरा है, उसका एक मतलब है। और यहाँ भी एक परीक्षा तथ्य है, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जी, विकारी वो जिनका रूप बदल जाता है, जैसे लड़का का लड़के, और अविकारी जिनका रूप कभी नहीं बदलता, जैसे और तथा। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं शब्दों के वर्गीकरण पर। देखिए, इसके 4 मुख्य आधार बताए गए हैं। 4 आधार कौन कौन से? पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, मतलब शब्द आया कहां से। और हमारा फोकस आज इसी पर है ना? जी। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना, तीसरा रूप या प्रयोग, और चौथा अर्थ के आधार पर। इस स्लाइड में रचना के आधार पर एक तथ्य दिया है, कमल एक योगरूढ़ शब्द है जबकि नाक एक रूढ़ शब्द है। हाँ, ये एक दिलचस्प अंतर है। रूढ़ शब्द वो हैं जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे नाक को तोड़ेंगे तो ना और का कोई मतलब नहीं। अच्छा। लेकिन योग रूढ़ शब्द वो यौगिक होते हुए भी एक खास अर्थ के लिए फिक्स हो जाते हैं, जैसे कमल का मतलब है जल में जन्मा, पर यह सिर्फ एक खास फूल के लिए इस्तेमाल होता है। समझ गई। अब हमारे मुख्य विषय पर आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भेद। जी, तो इसमें मुख्य रूप से 4 भेद हैं। पहला तत्सम, यानी संस्कृत के मूल शब्द। सही। दूसरा तद्भव, यानी संस्कृत से बदलकर आए शब्द। फिर तीसरा है देशज, जो स्थानीय बोलियों से हैं। और चौथा विदेशज, जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। इसमें लिखा है कि कभी कभी संकर को 5वां भेद भी माना जाता है। हाँ, संकर यानी हाइब्रिड शब्द। मुख्य भेद वैसे 4 ही माने जाते हैं। चलिए तो पहले तत्सम शब्दों को समझते हैं। तत्सम, अगर इस शब्द को तोड़ें तो बनता है तत् प्लस सम, मतलब उसके समान। बिल्कुल, संस्कृत के समान। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों आ गए। जैसे अग्नि, सूर्य, माता, पिता, वायु,
जी, ये आज भी वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। और देखिए, परीक्षा तथ्य भी यही कहता है, अग्नि तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप आग है। ठीक है, तो अब तद्भव पर आते हैं। तद्भव का अर्थ है तत् प्लस भव, यानी उससे उत्पन्न। हाँ, संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द निकले तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन सीधे हिंदी में नहीं आए। अच्छा, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन भाषाओं से गुजरते हुए आए और इस सफर में इनका रूप बदल गया। तो एक पूरी यात्रा है। हाँ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बिल्कुल, जैसे संस्कृत का अग्नि इस रास्ते से गुजरकर आग बन गया, हाँ, सूर्य बन गया सूरज। और उदाहरण है खेत। जी, स्लाइड में एक परीक्षा तथ्य है, कर्पूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कर्पूर है। इसमें शायद एक टाइपो है, असल में कर्पूर तत्सम है। और उसका तद्भव कपूर होता है। सही। ठीक है, अब आते हैं देशज और विदेशज पर। देशज शब्द ये वो शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। मतलब ये स्थानीय बोलियों से आए हैं। जी, जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, पेट, टांग, इनका कोई स्रोत नहीं मिलता। और परीक्षा तथ्य कहता है कि खिड़की और जूता इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं। और विदेशज, विदेशज मतलब विदेशी भाषाओं से आए शब्द जो हमारी भाषा में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। जैसे डॉक्टर, कागज, कैंची। बिल्कुल। अब आते हैं संकर शब्दों पर। संकर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हैं। अच्छा, जैसे रेल इंग्लिश प्लस गाड़ी हिंदी इक्वल्स टू रेलगाड़ी, एकदम सही। या फिर छाया संस्कृत प्लस दार पर्शियन इक्वल्स टू छायादार। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक और उदाहरण है, सील इंग्लिश प्लस बंद पर्शियन इक्वल्स टू सील बंद। जी, और परीक्षा तथ्य में भी एक उदाहरण है, जांचकर्ता। इसमें जांच हिंदी का और कर्ता संस्कृत का शब्द है। बिल्कुल। तो ये तो हुए प्रकार। अब इनको पहचानने के कुछ नियम भी होंगे। जी बिल्कुल, अगली स्लाइड इसी पर है, तत्सम तद्भव पहचान का नियम 1। और ये क्ष अक्षर से जुड़ा है। हाँ, नियम ये है कि क्ष का प्रयोग ज्यादातर तत्सम शब्दों में होता है। और तद्भव में ये ख या छा बन जाता है। सही, जैसे शीर का बन गया खीर, और क्षेत्र का खेत। और परीक्षा का परख, ये बहुत सीधा नियम है। तथ्य भी है कि नक्षत्र का तद्भव रूप नखत होता है। जी, अब देखते हैं नियम 2। ये व और ब के बारे में है। नियम कहता है कि तत्सम शब्दों में प्रायः व होता है जो तद्भव में ब बन जाता है। अच्छा, जैसे वणिक का बनिया, और वर्षा का बरसात, वर यात्रा, बारात बन गई। और वधु का बहू। सही पकड़ा। और परीक्षा तथ्य भी इसी से जुड़ा है, विवाह तत्सम का तद्भव रूप ब्याह है। ये तो बहुत आसान नियम है। अगला नियम है श और स का। जी, नियम 3 कहता है कि तत्सम में अक्सर श मतलब तालव्य श का प्रयोग होता है, और वो तद्भव में स यानी दंत्य स बन जाता है। बिल्कुल, जैसे श्यामल का सामला, शुक का सुआ, और शलाका का सलाई। और एक बहुत आम उदाहरण है श्वसुर, जिसका तद्भव रूप है ससुर। अब अगला नियम 4। ये त्र अक्षर के बारे में है। त्र का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। हाँ, ये अक्षर आपको तद्भव शब्दों में नहीं मिलेगा। उदाहरण है श्रृंगार, घृत, भार्या, मृत्तिका। और इसमें एक तथ्य है कि मिट्टी का तत्सम रूप मृत्तिका है। तो देखिए, मृत्तिका में त्र है। और एक नियम तो पहचान का सबसे आसान तरीका लगता है चंद्र बिंदु का प्रयोग। हाँ, नियम 5 ये एक अचूक पहचान है कि जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगा हो वे प्रायः तद्भव होते हैं। जी, क्योंकि चंद्र बिंदु संस्कृत में नहीं था, ये बाद में विकसित हुआ। जैसे ग्राम तत्सम का गांव तद्भव, मुख का मुंह, और धूम्र का धुआं, इन सब तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु है। परीक्षा तथ्य भी यही कहता है। गोधूम तत्सम का तद्भव रूप गेहूं है और गेहूं पर भी चंद्र बिंदु है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं शरीर और संबंध से जुड़े। जी, तत्सम है हस्त, जी, तद्भव है हाथ, पद का पैर, दंत का दांत, और भ्राता का भाई। और एक तथ्य अक्षी का तद्भव रूप आंख है। यहाँ भी देखिए, क्ष का ख हो गया और चंद्र बिंदु भी लग गया। अब प्रकृति और समय से जुड़े कुछ उदाहरण। तो तत्सम है रात्रि, तद्भव है रात, अंधकार, अंधेरा, आम्र का आम, और मयूर का मोर। इसका परीक्षा तथ्य है उलूख का तद्भव रूप उल्लू है। सही। अब संख्या और गुण से जुड़े उदाहरण है। एकादश का 11, लक्ष्य का लाख, उच्च का ऊंचा, और तीक्ष्ण का तीखा। और तथ्य है कि चतुर्थ का तद्भव रूप चौथा है। कुछ भ्रामक शब्द भी दिए गए हैं। हाँ, ये वो शब्द हैं जो नियमों से आसानी से पकड़ में नहीं आते। जैसे हरिद्रा का हल्दी, और पर्यंक का पलंग, हाँ, ये बिल्कुल अलग लगता है। और सपत्नी का सौत। इसका तथ्य भी यही है कि सपत्नी एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ सौत होता है। अब कुछ प्रमुख विदेशज शब्दों की लिस्ट है। जी, पहले अरबी के शब्द हैं, अमीर, कसम, गरीब, किताब। फिर फारसी के आराम, अफसोस, सरकार, गुलाब। और पुर्तगाली से आए शब्द हैं आल्पीन, गमला, चाबी। इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। जी, ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता। चलिए अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न, वानर का तद्भव रूप क्या है? उत्तर है बंदर। यहाँ व का ब वाला नियम लग रहा है। बिल्कुल। दूसरा, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन। यहाँ श का स हो गया। सही। तीसरा प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्प हैं ए कान, बी जीभ, सी मुख। इसका उत्तर है सी मुख, क्योंकि कान का तत्सम कर्ण है और जीभ का जिह्वा। बहुत बढ़िया। और आखिरी परीक्षा तथ्य, उष्ट्र का तद्भव रूप ऊंट होता है। तो अब आखिरी स्लाइड है सारांश। जी, पहला बिंदु है
कि हिंदी शब्द भंडार में तत्सम यानी संस्कृत और तद्भव यानी परिवर्तित दोनों का संतुलन है और पहचान के लिए क्ष, त्र, ज्ञ, री और श वर्णों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये एक तरह से तत्सम शब्दों के पहचान चिन्ह हैं, कह सकते हैं। और एक बहुत अच्छी पंक्ति है, शब्द भाषा की आत्मा है। और आखिरी तथ्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। बिल्कुल, मतलब हमारी भाषा का जो मूल स्रोत है वो संस्कृत ही है। अगले टॉपिक पर जी। आज हमारे पास हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, अध्याय 8, संज्ञा से अव्यय तक। संपूर्ण व्याकरण विश्लेषण। और इसमें पहला ही बिंदु है शब्द भेद का विस्तृत अध्ययन। मतलब हम शब्दों के प्रकार को बहुत गहराई से देखने वाले हैं। बिल्कुल, और ये खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो हम उसी नजरिए से बात करेंगे। हाँ, और यहाँ एक नोट भी दिया है कि ये अध्याय हिंदी व्याकरण की रीढ़ माना जाता है, बैकबोन। सही कहा, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो समझिए आधा व्याकरण समझ आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड कहती है शब्द भेद प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं। पहले हैं विकारी शब्द। विकारी मतलब जिनमें कोई विकार, कोई बदलाव आ सकता है। एकदम सही, परिभाषा भी यही कहती है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है। अच्छा, जैसे उदाहरण में दिया है लड़का का लड़के हो जाता है। हाँ, या वह का वे हो जाता है। ये शब्द जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। और इसके 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जी, और फिर आते हैं दूसरे प्रकार के शब्द, अविकारी या अव्यय। अच्छा, तो ये वो हुए जो बदलते नहीं हैं। बिल्कुल, जो सदैव एक से रहते हैं और कभी नहीं बदलते, जैसे आज और धीरे धीरे, ये हमेशा ऐसी रहते हैं। और यहाँ एक परीक्षा तथ्य भी है कि सभी अव्यय शब्द अविकारी होते हैं। हाँ, ये दोनों एक ही बात है। अव्यय का मतलब ये अव्यय यानी जो खर्च ना हो, जो बदले ना। चलिए तो विकारी शब्दों से शुरू करते हैं। पहला है संज्ञा, नाउन, और यहाँ लिखा है नाम ही पहचान है। और परिभाषा भी सीधी सी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब दुनिया में किसी भी चीज का नाम। इसके 5 मुख्य भेद बताए गए हैं। जी, पहला है व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन, जैसे किसी का खास नाम, राम, गंगा, पटना। और दूसरा है जातिवाचक, कॉमन नाउन, मतलब पूरी जाति या कैटेगरी, जैसे लड़का, नदी, शहर। हाँ, तो नदी जातिवाचक है पर गंगा व्यक्तिवाचक है। समझ गई। तीसरा है भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, गुण या दशा, जैसे मिठास, बुढ़ापा। फिर है समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, किसी झुंड या ग्रुप का नाम, सेना, कक्षा, पुलिस। और आखिर में द्रव्यवाचक, मटीरियल नाउन, मतलब वो चीजें जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं, जैसे सोना, दूध, तेल। यहाँ एक बॉक्स में लिखा है स्मरण रखें, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जी, क्योंकि हम इन्हें गिनते नहीं हैं, हम एक सोना नहीं कहते, हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आते हैं संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर। ये बहुत दिलचस्प लगते हैं। हाँ, यहाँ पर संज्ञा अपनी कैटेगरी बदल लेती है। पहला नियम है व्यक्तिवाचक का जातिवाचक होना। ये कब होता है? जब कोई एक नाम किसी गुण का प्रतीक बन जाए। जैसे उदाहरण है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जयचंद एक व्यक्ति नहीं बल्कि गद्दार का प्रतीक है। बिल्कुल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अब जातिवाचक बन गई। और इसका उल्टा भी होता है, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बनना। हाँ, जब कोई जाति का नाम किसी एक खास व्यक्ति के लिए फिक्स हो जाए, रूढ़ हो जाए। जैसे उदाहरण है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सही, यहाँ पंडित कोई जाति नहीं बल्कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पंडित जी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं। एकदम सही। तीसरा नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाववाचक का बहुवचन। हाँ, अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे बुराई एक भाव है, भाववाचक, लेकिन जब हम कहते हैं बुराइयां तो इसका मतलब हो जाता है कई तरह के बुरे काम, तो ये जातिवाचक बन गया। वाह, ये तो बहुत ही बारीकियां हैं। चलिए अब अगले विषय पर चलते हैं, लिंग, जेंडर। हिंदी में ये सीधा है, केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग नहीं होता। नहीं, लेकिन इसमें दिलचस्प हैं नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द। मतलब जो हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही रहते हैं। हाँ, जैसे मच्छर, मगरमच्छ, खरगोश, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो अगर हमें फीमेल मच्छर कहना हो तो हम कहेंगे मादा मच्छर। अच्छा, और नित्य स्त्रीलिंग? जैसे कोयल, मक्खी, मकड़ी, ये हमेशा स्त्रीलिंग है। नर के लिए नर कोयल कहना होगा। और एक सामान्य नियम भी दिया है कि देशों, पर्वतों, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जी, और नदियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग। ये एक जनरल रूल है। ठीक है, अब आते हैं वचन पर। नंबर, एक वचन और बहुवचन। यहाँ भी कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। जैसे पानी, वर्षा, जनता, सत्य। हम जनताएं आ रही हैं नहीं कहते। नहीं, जनता आ रही है। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं। हाँ, ये बहुत पूछे जाते हैं, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर। बिल्कुल, हम कहते हैं मेरे प्राण निकल गए, न कि मेरा प्राण। और एक आदर्श सूचक नियम भी है। हाँ, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए भी। जी, सम्मान देने के लिए। यहाँ एक बहुत काम की चेतावनी है सावधान बॉक्स में, अनेक शब्द के बारे में। हाँ, अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है, उसका अनेकों बनाना गलत है। ये बहुत आम गलती है। ये तो सच में बहुत लोग करते हैं।
चलिए अब आते हैं कारक पर, केस। कारक का काम है वाक्य में शब्दों का संबंध बताना, खासकर क्रिया से। और इसके लिए विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को। हाँ, करण से, संप्रदान के लिए, और अपादान से। 1 मिनट, करण और अपादान दोनों में से आता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सही सवाल है, और इसका अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे पहचाने? करण का से साधन या जुड़ने का भाव देता है, जैसे मैंने पेन से लिखा, यहाँ पेन एक साधन है। अच्छा, और अपादान? अपादान का से अलग होने, सेपरेशन का भाव देता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। समझ गई, एक में जुड़ाव, दूसरे में अलगाव। बिल्कुल। अब हम विकारी शब्दों के दूसरे सदस्य पर आते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन। मतलब सबका नाम जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं। जी, हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं, मैं, तू, आप, यह, वह वगैरह। और इनके कुल 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। यहाँ एक तथ्य है कि सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। हाँ, इसके केवल 7 कारक रूप ही बनते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जो बोल रहा है, स्पीकर, मैं, हम। मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है, लिसनर, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन, वह, वे, यह, ये। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये तब होता है जब आप शब्द का मतलब स्वयं या खुद हो। अच्छा, जैसे उदाहरण है, मैं आप ही चला जाऊंगा। हाँ, यहाँ आप का मतलब है मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक है। तो मतलब अगर आप सुनने वाले के लिए है तो मध्यम पुरुष, और अगर स्वयं के लिए है तो निजवाचक। स्पष्ट हो गया। अब तीसरा विकारी शब्द है विशेषण, एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जी, जैसे काला घोड़ा में काला विशेषण है और घोड़ा विशेष्य। इसके 4 मुख्य भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये सार्वनामिक विशेषण क्या है? जब कोई सर्वनाम जैसे यह या वह संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करे, जैसे यह घर मेरा है। बिल्कुल, यहाँ यह शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। अगर वाक्य होता यह मेरा घर है तो यह सिर्फ सर्वनाम होता। अच्छा, बस शब्दों का क्रम बदलने से। जी। अब विशेषण की अवस्थाएं हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हाँ, 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था जो सामान्य रूप है, जैसे लघु। फिर उत्तरावस्था जिसमें 2 में तुलना होती है, जैसे लघुतर। और उत्तमावस्था जो सबसे श्रेष्ठ बताती है, जैसे लघुतम। यहाँ एक अशुद्धि शोधन बॉक्स है, श्रेष्ठ के बारे में। हाँ, श्रेष्ठ शब्द अपने आप में उत्तम अवस्था है, सुपरलेटिव है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम कहना गलत होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं विकारी शब्दों के आखिरी प्रकार पर, क्रिया, वर्ब, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। और कर्म के आधार पर इसके 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म की जरूरत नहीं होती, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना। और सकर्मक जिसमें कर्म की जरूरत होती है, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना। जी। इनको पहचानने की कोई ट्रिक है? हाँ, एक बहुत आसान ट्रिक है। क्रिया पर क्या या किसको लगाकर सवाल करें। अच्छा, अगर जवाब मिले तो क्रिया सकर्मक है, ना मिले तो अकर्मक। जैसे राम पढ़ता है, सवाल पूछे क्या पढ़ता है, जवाब मिल सकता है किताब, तो पढ़ना सकर्मक है। बिल्कुल। और बच्चा रोता है, क्या रोता है, कोई जवाब नहीं, तो रोना अकर्मक है और से करवाए। लिखना से लिखाना और फिर लिखवाना। जी। और एक है पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया खत्म करके दूसरी शुरू हो, जैसे वह नहाकर स्कूल गया। यहाँ नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि नहाना पहले खत्म हुआ। इसकी पहचान है कि धातु के अंत में कर या करके लगा होता है। चलिए, तो ये थे हमारे विकारी शब्द। अब आते हैं अविकारी यानी अव्यय शब्दों पर। हाँ, वो शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई असर नहीं होता। इनके 4 मुख्य भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और आजकल निपात को भी इसी का भेद माना जाता है। जी। तो सबसे पहले है क्रिया विशेषण, एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। हाँ, कि क्रिया कब हुई, कालवाचक, कहाँ हुई, स्थानवाचक, कितनी हुई, परिमाणवाचक और कैसे हुई, रीतिवाचक। यहाँ एक ट्रिकी पॉइंट है, वह तेज दौड़ता है और वह तेज धावक है। बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले वाक्य में तेज शब्द दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण है। और दूसरे में तेज शब्द धावक यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वो सिर्फ विशेषण है। अच्छा, ये अंतर है। दूसरा अव्यय है संबंध बोधक। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे के बिना, के ऊपर। छत के ऊपर पतंग है। जी। लेकिन अगर ऊपर बिना के आए, जैसे वह ऊपर बैठा है, तो वो क्रिया विशेषण बन जाता है। ठीक है। तीसरा है समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। ये 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं, योजक। जैसे और, किंतु, परंतु, या, क्योंकि। हाँ, जैसे राम आया और श्याम गया, यहाँ और समुच्चय बोधक है। और चौथा है विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। ये मन के भावों को बताते हैं, हर्ष, शोक, आश्चर्य। वाह, हाय, अरे, क्या। हाँ, और इनका वाक्य के व्याकरण से कोई सीधा संबंध नहीं होता, और इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना जरूरी है। अब आते हैं आखिरी चीज पर, निपात।
पार्टिकल्स। ये बहुत दिलचस्प हैं। ये वे अव्यय हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में एक विशेष बल या जोर डाल देते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, ये छोटे छोटे शब्द। हाँ, पर ये वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, एक साधारण वाक्य है, राम जाएगा। ठीक है। अब निपात लगाते हैं, राम ही जाएगा। इसका मतलब है कोई और नहीं, सिर्फ राम। अच्छा। राम भी जाएगा मतलब दूसरों के साथ राम भी। और राम जाएगा तो? इसका मतलब है कि कोई शर्त या निश्चय है। तो देखा कैसे एक छोटे से शब्द ने पूरा भाव बदल दिया। कमाल है, ये निपात तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार देखें तो विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जी, जो बदलते हैं। और अविकारी हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जो कभी नहीं बदलते। हाँ। और हमने देखा कि हिंदी में 8 कारक होते हैं लेकिन सर्वनाम में 7। और हिंदी में केवल 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सही। आखिर में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, व्याकरण भाषा का अनुशासन है और अभ्यास सफलता की कुंजी। बिल्कुल सही बात है। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधता है ताकि हम सब एक दूसरे को सही से समझ सकें, और अभ्यास के बिना इन नियमों को सीखना नामुमकिन है। चलिए तो अब अगले विषय पर चलते हैं। जी। आज का विषय है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। बिल्कुल। तो इसकी परिभाषा बहुत सीधी है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। हाँ, मतलब वो शब्द जिनका मीनिंग, जिनका अर्थ एक जैसा हो। और परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो ये बहुत जरूरी है, जैसे यूपीपीएससी, एसआई, टेट, आरओ, एआरओ, इन सब में ये आता ही है। आता है, और बहुत स्कोरिंग भी होता है। आप आराम से 2-3 अंक पक्के कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम फैक्ट भी है कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जी। और पर्यायवाची अक्सर तत्सम रूप में ही पूछे जाते हैं। हाँ, मतलब ये समझिए कि जो संस्कृत के शब्द बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आ गए वही तत्सम है, और ज्यादातर पर्यायवाची वही शब्द होते हैं। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड है जल, कमल, बादल और समुद्र पर। जी, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक है। मूल शब्द है पानी, और इसके पर्यायवाची हैं जल, वारी, नीर, अंबु, तोए। ठीक है। अब देखिए, अगर हम पानी के पर्यायवाची में जा लगा दें, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अच्छा। तो हमें कमल के पर्यायवाची मिल जाते हैं। अरे वाह। तो जल से जलज, वारी से वारिज, नीर से नीरज, अंबु से अंबुज, ये तो सब कमल के नाम है। बिल्कुल। अब इसी में अगर हम द जोड़ दें, द मतलब देने वाला, पानी देने वाला। बादल। सही। तो क्या शब्द बनेंगे? जलद, वारिद, नीरद, अंबुद, ये सब बादल हो गए। और आखिरी में अगर हम धी जोड़ दें, जिसका मतलब है धारण करने वाला, तो वो समुद्र होगा क्योंकि वो पानी को धारण करता है। एकदम सही। तो जलधि, वारिधि, नीरधि, वाह। तो परीक्षा के लिए एक सीधी सी ट्रिक हो गई। अंत में जा है तो कमल, द है तो बादल, और धी है तो समुद्र। कमाल है, एक ही शब्द से इतने सारे शब्द याद हो गए। जी। चलिए अब सूर्य और चंद्रमा पर आते हैं। दिनकर मतलब दिन करने वाला। हाँ, ये तो आसान है। दिवाकर भी वही है, दिवा यानी दिन। और चंद्रमा के? चंद्रमा के हैं शशि, मयंक, सुधांशु, राकेश, निशाकर, विधु, इंदु। यहाँ राकेश शब्द कैसे बना? ये बना है राका और ईश से। राका मतलब पूर्णिमा की रात, और ईश मतलब स्वामी। अच्छा, पूर्णिमा की रात का स्वामी। जी। और इसमें एक कंफ्यूजन पॉइंट भी है। वो क्या है? अर्क का मतलब होता है सूर्य, लेकिन अर्कजा का मतलब होता है यमुना नदी। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्कजा का मतलब है अर्क यानी सूर्य से जन्मी। यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब आकाश और पृथ्वी को देखते हैं। ठीक है। आकाश के पर्यायवाची? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य। जी। और पृथ्वी के? पृथ्वी के हैं भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा, अचला, मही, इला। यहाँ वसुंधरा का एक खास मतलब है, वसु यानी रत्न, और धरा मतलब धारण करने वाली, जो रत्नों को धारण करे। बिल्कुल। और एक और ध्यान देने वाली बात है, अचला और अचल में अंतर। हाँ, अचला का अर्थ है पृथ्वी क्योंकि वो चल नहीं सकती, और अगर सिर्फ अचल कहें तो उसका अर्थ हो जाता है पर्वत। सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। यही छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। अगला है अग्नि और वायु। अग्नि के पर्यायवाची हैं अनल, पावक, हुताशन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन। और वायु के? अनिल, समीर, मारुत, वात, पवन, बयार। अब यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है अनल और अनिल में। हाँ, बहुत होता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। नल से क्या आता है? पानी। और पानी आग को बुझाता है। हाँ। तो अनल मतलब जो नल का उल्टा हो, वो हुई आग। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। तो अनल आग है और बचा हुआ अनिल हवा है। बस। चलिए अब त्रिदेवों पर आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं चतुरानन, विधि, विधाता, स्वयंभू। यहाँ चतुरानन का मतलब है 4 आनन यानी मुख वाले। और विष्णु के पर्यायवाची? चक्रपाणी, जनार्दन, उपेंद्र, नारायण। और महेश यानी शिव के हैं नीलकंठ, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, आशुतोष। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, विष्णु जी को चतुर्भुज भी कहते हैं, यानी 4 भुजाओं वाले। जी। और ब्रह्मा जी चतुरानन है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सही कहा। भुज मतलब भुजा और आनन मतलब मुख। अब देवियों की बात करते हैं। देवी शक्ति। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं रमा, हरिप्रिया,
कमला, इंद्रा। सरस्वती के हैं वीणापाणी, भारती, शारदा, वागीश। और दुर्गा के हैं कल्याणी, चंडिका, महागौरी, काली। यहाँ कमला शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। कमला का अर्थ है लक्ष्मी। हाँ, और कमल का मतलब है फूल। जी, लक्ष्मी जी का एक और नाम सिंधुजा भी है, क्योंकि वो सिंधु यानी सागर से जन्मी थी। अच्छा, समुद्र मंथन वाली कथा से। बिल्कुल। अब आते हैं पशु जगत पर। शेर के पर्यायवाची हैं कहरी, केसरी, वनराज, मृगेंद्र, शार्दूल। और हाथी के कुंजर, मतंग, द्विप, नाग, करी। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, नाग शब्द का अर्थ सर्प भी होता है और हाथी भी। अच्छा, तो ये संदर्भ के हिसाब से समझना होगा। जी, ये एक पीएच की तरह इस्तेमाल हो सकता है परीक्षा में। और घोड़ा के पर्यायवाची हैं घोटक, है, वाजी, सेंधव, तुरंग। बिल्कुल। अब प्रकृति के कुछ और तत्वों पर आते हैं। जी। फूल, उपवन, वृक्ष। जी, पहले फूल के देखते हैं। सुमन, कुसुम, प्रसून, पुहुप। फिर उपवन, वाटिका, उद्यान, बाग। और तीसरा वृक्ष, तरु, विटप, द्रुम, गाछ। यहाँ एक एग्जाम फैक्ट है कि पादप भी वृक्ष का पर्यायवाची है। हाँ, क्योंकि वो पादों यानी अपनी जड़ों से पानी पीता है। पाद प। ये तो बहुत तार्किक है। अब मानव और उसके अंगों की बात करते हैं। आंख के पर्यायवाची लोचन, नयन, अक्षी, चक्षु, दृग। और हाथ के हैं हस्त, कर, पाणी। राजा के भी देख लेते हैं। नृप, भूपति, महीप, नरेश। यहाँ कर शब्द पर ध्यान दीजिए। जैसे कर का मतलब हाथ भी है, टैक्स भी है और किरण भी। अच्छा, ये भी अनेकार्थी शब्द है। जी। अब समय चक्र पर आते हैं। रात के पर्यायवाची हाँ। रजनी, निशा, यामिनी, विभावरी, त्रियामा। अंधकार के हैं तम और तिमिर। और दिन के हैं दिवस, वासर, वार। रात के पर्यायवाचियों में एक शब्द है निशीथ। जी। इसका एक विशेष अर्थ होता है। क्या? इसका मतलब सिर्फ रात नहीं बल्कि मध्य रात्रि या आधी रात होता है। अच्छा, तो ये बहुत स्पेसिफिक है। जी। अब बात करते हैं भावों की। भावनाओं की। आनंद के पर्यायवाची हर्ष, उल्लास, प्रमोद, आमोद। और दुख के हैं व्यथा, क्लेश, वेदना, संताप। क्रोध के भी देख लेते हैं। रोष, अमर्ष, कोप। यहाँ अमर्ष शब्द थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, अमर्ष उस क्रोध को कहते हैं जिसमें अपमान का भाव भी मिला हो। जैसे, पर अर्थ में अलग शब्द। जैसे तरणी और तरणी, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। जी, छोटी ई वाली तरणी का अर्थ है सूर्य और बड़ी ई वाली तरणी का अर्थ है नाव। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। हो सकता है। एक और उदाहरण है शर और सर। शर मतलब बाण और सर मतलब तालाब। और सुत मतलब बेटा और सूत मतलब सारथी। और हमारा पुराना उदाहरण अम्बुज और अम्बुद। जी, अम्बुज यानी कमल और अम्बुद यानी बादल। तो मात्रा पर खास ध्यान देना होता है। बिल्कुल। अंत में कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो सबसे ज्यादा दोहराए जाते हैं। कह सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट हिट्स हैं। अमृत के हैं सुधा, सोम, पीयूष, अमी। अतिथि के पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अर्जुन के हैं पार्थ, गांडीवधारी, धनंजय। और सोना यानी गोल्ड के कंचन, हेम, हाटक, हिरण्य। यमुना के भी बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, यमुना के हैं कालिंदी, सूर्यसुता, अर्कजा। हम अर्कजा पर पहले बात कर चुके हैं। जी, सूर्य की पुत्री। तो एक तरह से अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से इन शब्दों का अभ्यास करना। बिल्कुल।